जय हिंद दोस्तों। डे 3 में आप सभी का स्वागत है। क्वेश्चन को पूरा देखने के लिए वीडियो में अंत तक बने रहें। चलिए हम पहला क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, ध्वनि का वेग अधिकतम होता है स्टील में होता है। स्टील में क्यों होता है? क्योंकि ये ठोस होता है। ध्वनि के बारे में कहा जाता है कि ध्वनि को गुजरने के लिए किसी न किसी माध्यम का जरूरत होता है। ध्वनि को जाने के लिए किसी माध्यम की आवश्यकता होती है। जो माध्यम होता है वो माध्यम होना आवश्यक। अगर माध्यम नहीं रहेगा तो ध्वनि एक जगह से दूसरी जगह जा ही नहीं सकता है। तो सबसे ज़्यादा ध्वनि गमन करता है वो होता है ठोस होता है। ठोस के बाद होता है द्रव में गमन करेगा। द्रव के बाद ध्वनि गमन कर सकता है गैस में करता है। ध्वनि को एक रूप में कहा सकता है कि ध्वनि जो है एक अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होता है। ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग होने के कारण ही होता है कि इसमें ध्रुवनी घटना नहीं हो पाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। सेकेंड नंबर क्वेश्चन, किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है? हम पिछले वाले क्लास में ही बता चुके हैं कि किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है और किस रंग का तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। तो आप ही लोग जल्दी बताइए। तो है बैगनी रंग का होता है। चलिए आज हम आपको एक क्रम में दिखाते हैं कि यह तरंग दैर्घ्य ही सबसे ज़्यादा किस में होता है किस में नहीं होता है। जब किसी प्रकाश को एक प्रिज्म से गुजारा जाता है ना, तो प्रिज्म में गुजारा जाता है तो वो 7 रंगों में विभक्त हो जाता है। जो 7 रंग होता है वो इस रूप में होता है। सबसे ऊपर में होता है लाल, लाल के बाद होता है नारंगी, नारंगी के बाद होता है पीला, पीला के बाद होता है हरा, हरा के बाद होता है नीला, नीला के बाद होता है बैगनी। यही 7 रंग होता है। जो ही 7 रंग में विभक्त होता है तो इसी के अनुसार से निर्धारित किया जाता है। जो सबसे ऊपर में होता है वो लाल रंग होता है तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा होता है। जबकि ये बैगनी हो गया तो इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होता है। इसमें आपसे एक चीज़ और पूछ सकता है सवाल कि तो तरंग दैर्घ्य सबसे ज़्यादा किसका, तरंग दैर्घ्य सबसे कम किसका? तो इसमें दूसरा सवाल पूछ सकता है कि इसमें आवृत्ति किसका सबसे ज़्यादा किसका कम हो सकता है। जिसका जितना ज़्यादा तरंग दैर्घ्य होगा उसका उतना ही आवृत्ति कम होगा। जिसका जितना ज़्यादा ही तरंग दैर्घ्य होगा उसका आवृत्ति उतना ही कम होगा, और जिसका जितना तरंग दैर्घ्य कम होगा उसका आवृत्ति उतना ही ज़्यादा होगा। चलिए थर्ड नंबर क्वेश्चन चलते हैं। थर्ड नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है। वायु में ध्वनि का वेग स्वतंत्र होता है यानी कि दाब में होता है कि अगर वायु में हम ध्वनि का कितना भी प्रेशर डालेंगे तो कुछ भी असर नहीं करता है। यानी कि दाब डालने पर ध्वनि के वेग में कुछ ही परिवर्तन नहीं होगा। लेकिन जैसे अगर हम घनत्व को बढ़ा देते हैं, तो ध्वनि का वेग कम जाता है। लेकिन अगर जैसे हम वायु में आर्द्रता को बढ़ा देते हैं हम, तो ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। और जैसे हम तापमान को बढ़ाएंगे तो तापमान बढ़ाने से ध्वनि का वेग भी बढ़ जाएगा। चलिए फोर्थ नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन, प्राथमिक रंग कहा जाता है। प्राथमिक रंग का मतलब यह हुआ कि जो प्राकृतिक से प्राप्त होता है या कि न कि किसी और रंग से मिलकर बना होता है। तो आप सभी लोग बताइए कि प्राथमिक रंग कौन हो जाएगा। प्राथमिक रंग में होता है लाल, हरा और नीला होता है। इन्हीं 3 रंग से मिल करके ही बाकी सारे रंगों का निर्माण होता है। और कोई भी रंग नहीं होता है प्राकृतिक में उपस्थित होता है। अगर हम इन तीनों रंगों को मिला देंगे ना, 3 रंगों को मिलाने के बाद हमें एक सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। इन तीनों रंग जब हम मिला देंगे तो हमें सफ़ेद रंग प्राप्त होता है। अगर जब हम लाल और हरा को मिला देंगे तो हमें पीला रंग प्राप्ति होता है। अगर लाल के साथ में नीला रंग को मिला दें तो हमें मैजेंटा रंग की प्राप्ति होता है। अगर नीले के साथ अगर नीला
के साथ में हरा को मिला दे तो हमें श्यान रंग प्राप्ति होता है। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। कह रहा है कि परमाणु की प्रभावित त्रिज्या होती है। परमाणु की प्रभावित त्रिज्या यानी कि उसका त्रिज्या कितना होता है, जिसे हम लोग नंगी आंखों से देख ही नहीं सकते हैं, नॉर्मल आंख से देख ही नहीं सकते। इसे देखने के लिए माइक्रोस्कोप यूज़ करते हैं। तो जब माइक्रोस्कोप से मापा जाता है तो परमाणु की त्रिज्या का मान होता है 10⁻⁻10 मीटर होता है। सोचिए एकदम कितना माइक्रो होता है। तो इससे एक और रिलेटेड सवाल पूछ सकता है कि जब परमाणु की त्रिज्या 10⁻⁻10 मीटर होगा तो पूछेगा कि परमाणु की नाभिक की त्रिज्या कितना होगा, तो बताना होगा 10⁻10 मीटर। ये होता है नाभिक की त्रिज्या, नाभिक की त्रिज्या। इन दोनों सवालों से आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि परमाणु की त्रिज्या और परमाणु की नाभिक त्रिज्या में अंतर कितना होता है। ये दोनों के बीच में आपसे एक सवाल पूछ सकता है कि अंतर कितना का होता है। अंतर होता है वो 10⁻5 मीटर का अंतर होता है। या पूछ सकता है कि इसमें से किसकी त्रिज्या सबसे बड़ी है, तो सबसे बड़ी त्रिज्या हो जाएगा नाभिक की त्रिज्या हो जाएगी सबसे बड़ी, क्योंकि 10 परमाणु की त्रिज्या हो जाएगी सबसे बड़ी हो जाएगी। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन कि तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ होता है, निकोटीन होता है। इसी निकोटीन के कारण तंबाकू विषैला होता है, जो कि हमारे शरीर के लिए हानिकारक होता है। ये तंबाकू के पौधे से प्राप्त होता है। ये तंबाकू के पौधे से पौधे के पत्तियों से प्राप्त किया जाता है। इस निकोटीन के कारण जो होता है ना, ये निकोटीन एक शक्तिशाली इसमें एंजाइम रासायनिक पदार्थ पाया जाता है, इसको हम बोलते हैं एल्कालॉइड बोलते हैं, जिसमें शक्तिशाली पदार्थ पाया जाता है, जिसका काम यह है कि शरीर में उत्तेजना प्राप्त कर देता है। जिसका काम है कि शरीर में उत्तेजना पैदा कर देता है, उत्तेजना पैदा करता है। और जैसे ही शरीर में प्रवेश करता है तब प्रवेश करने के बाद इसमें रक्तचाप, यानी कि रक्तचाप का मतलब कि यानी कि बीपी, ब्लड प्रेशर को बढ़ा देगा। और फिर जो हृदय की गति हो जाएगा, हृदय की गति को भी यह बढ़ा देने का काम करता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर में चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि कैफीन कहाँ पाया जाता है। कैफीन जो ये कॉफ़ी में पाया जाता है, कॉफ़ी के पत्तियों में पाया जाता है कैफीन। और ये तंबाकू में अभी देखिए पिछले वाले क्वेश्चन में तंबाकू में पाया जाता है निकोटीन। और ये आलू में पाया जाता है स्टार्च। यानी कि स्टार्च मतलब यानी कि आलू में सबसे ज़्यादा मात्रा होगा तो किसका होगा, कार्बोहाइड्रेट का मात्रा होगा। इस पालक में पाया जाता है आयरन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। 8 नंबर क्वेश्चन चलते हैं कि एक एवोगाड्रो संख्या का मान होता है 6.0010⁻23 होता है। इसी एवोगाड्रो संख्या को हम लोग कहते हैं कि यह 1 मोल के मान के बराबर है। 1 मोल के मान के बराबर है। इसी को कहते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर, इसी रूप में कर सकते हैं 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कर सकते हैं कि 6.022 गुने 10⁻23 मीटर होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर में चलते हैं कि नींबू के रस का पीएच मान कितना होता है। नींबू के रस का पीएच मान 2.4 होता है। ये जो 9 दिया हुआ है, ये 9 पीएच मान दिया हुआ है। यह क्षारीय रूप में होता है, ये सबसे ज़्यादा क्षारीय होता है। यह क्षारीय होता है पीएच स्केल में, यानी कि इसमें पाया जाएगा तो आपको बेकिंग सोडा आता है। बेकिंग सोडा का पीएच मान 7 होता है। यह जो 0 दिया हुआ है, ये 0 बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली हम लोग के रूप में होता है, यानी कि शक्तिशाली अम्ल होता है। जैसे में HCl आ जाएगा, जो हमारे पेट के अमाशय में पाया जाता है, जो सारे भोजन को गलाने का काम करता है, यही HCl। ये 7 जो हो गया, 7 जो होता है 7 पीएच मान, यह शुद्ध जल का पीएच मान होता है। अब चलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में। 10 नंबर क्वेश्चन, नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
नींबू में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। साइट्रिक अम्ल के कारण नींबू खट्टा होता है। और ये टार्ट्रिक अम्ल यह इमली में पाया जाता है। इमली में यह ब्यूटेरिक अम्ल जो होता है यह मक्खन में पाया जाता है। मक्खन में पाया जाता है। यह फॉर्मिक अम्ल जो होता है यह चींटी या छिपकली यानी बिच्छू, चींटी और बिच्छू के डंक में पाया जाने का काम करता है यह फॉर्मिक अम्ल, जिसके कारण काटता है तो हमें एक लहर उत्पन्न होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर में चलते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि बॉक्साइट किसका महत्वपूर्ण अयस्क होता है। बॉक्साइट जो होता है यह एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइट। एक सवाल और हमसे पूछ सकता है कि बॉक्साइट का रासायनिक रूप में कैसे लिख सकते हैं। इसका रासायनिक फार्मूला होता है Al2O3 × 2H2 वो होता है बॉक्साइट का रासायनिक रूप में होता है। आपको पूछ सकता है कि जिंक का अयस्क क्या होता है। जिंक का अयस्क होता है जिसके हम बोलते हैं जिंक ब्लेड बोलते हैं, जिंक ब्लेड। तांबा का भी एक अयस्क होगा। तांबा का अयस्क को बोलते हैं हम लोग कॉपर पाइराइट बोलते हैं, पाइराइट बोलते हैं। और ये जो अब्रक होता है, अब्रक ये लोहा का रूप होता है, तो इसके लिए एक हो जाता है हेमेटाइट होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं कि पीतल डॉट की मिश्र धातु है। अब पूछ रहा है कि पीतल किससे बनाया जाता है। तो पीतल बनाने के लिए एक फार्मूला होता है, इसको नग्र भी याद रहेगा तो इसमें एक फार्मूला याद रखिएगा कि पिताजी पी से हो जाता है। देखिए अब पिताजी याद रखिएगा तो इससे आपको तांबा का फार्मूला याद रहेगा, यानी कि त से हो गया तांबा और ज से हो गया जस्ता। देखिए कौन सा ऑप्शन में है तांबा और जस्ता, ऑप्शन नंबर बी में। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन, पारा का अयस्क होता है, यानी कि पारा का अयस्क कौन सा होता है और रूप धारण किया होता है। पारा का अयस्क होता है सीने बार होता है पारा का अयस्क। ये जो गैलेना है ये गैलेना सीसा का अयस्क होता है, सीसा का अयस्क होता है गैलेना। ये जो कैलामाइन जो होता है ये कैलामाइन जिंक का अयस्क होता है, यानी कि जिंक के अयस्क में कैलामाइन पाया जाता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 14 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ब्रॉन्ज यानी कांसा एक मिश्र धातु है। ये जो ब्रॉन्ज कांसा जो है ये कॉपर और टीन का मिश्र धातु है। चलिए इसी से संबंधित और दो अयस्क का नाम बता देते हम। अगर हम टीन प्लस सीसा को लेते हैं तो टाका बनता है, अगर हम तांबा प्लस टीन को लेंगे तो हमें कांसा की प्राप्ति होता है, यानी कि रूप में पूछ सकता है कांसा या ब्रॉन्ज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 15 में चलते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन, बेसिमर प्रक्रम से बनाया जाता है। बेसिमर प्रक्रम से बनाया जाता है इस्पात को बनाया जाता है। इस्पात बनाने की क्रिया यानी कि एक विधि है जिसके कारण इस्पात बनता है, यानी कि लोहा बनता है। अब नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 16 नंबर चलते हैं कि 16 नंबर क्वेश्चन, कांच निम्नलिखित का मिश्रण होता है। यह कांच जो होता है यह बालू और सिलिकेट का मिश्रण होता है। अगर ही दोनों चीज़ का मिश्रण करेंगे तो हमें पूर्ण से कांच का प्राप्ति होता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर चलते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि लोहा का शुद्धतम रूप होता है। लोहा जो शुद्ध रूप से प्राप्त होता है कि यानी कि वो होता है पीटवा लोहा से शुद्ध रूप से लोहा प्राप्ति होता है, यानी शुद्ध रूप से प्राप्ति होने के माने उसमें कुछ भी मिश्र धातु न हो। यानी कि लोहा में सबसे ज़्यादा मात्रा पाया जाता है, कार्बन की मात्रा सुनने को मिलता होगा, लेकिन लोहा में जो पीटवा लोहा होता है इसमें कार्बन की मात्रा जो है ना बहुत ही कम निम्न रूप में होता है। आपसे एक और सवाल पूछ सकता है लोहा संबंधित कि लोहा कितने प्रकार के होते हैं। लोहा जो होते हैं वो मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है हेमाटाइट होता है, हेमाटाइट होता है। दूसरा होता है मैग्नेटाइट होता है। तीसरा होता है लिग्नेटाइट होता है। चौथा होता है सीडेटाइट
राइट होता है। इन चारों में पूछ सकता है कि किसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है, किसमें कार्बन की मात्रा कम होती है। तो अब फिर इससे दूसरा सवाल पूछ सकता है कि इसमें कौन सा सबसे बढ़िया लोहा है। तो सबसे बढ़िया लोहा के रूप में आता है हेमाटाइट होता है, जो सबसे उच्च कोटि का होता है, इसी से लोहा की मात्रा सबसे ज़्यादा निकलता है। और जो सीडेराइट होता है, इस सबसे निम्न कोटि का नहीं, सबसे घटिया लोहा इसी को बोला जाता है, सीडेराइट को। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर में। 18वां क्वेश्चन कर रहा है कि अधिकतर लोहा निम्न से प्राप्त किया जा सकता है। अभी पिछले वाले क्वेश्चन में बताए थे कि अधिकतर लोहा कितने प्रकार का होता है, उसमें भी बताया कि 4 प्रकार का लोहा होता है। उन चारों में सबसे किसमें उच्च कोटि का लोहा होता है, कौन से निम्न कोटि का लोहा होता है। तो इसका ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा 18 का आंसर हो जाएगा हेमाटाइट, क्योंकि ये सबसे उच्च कोटि का लोहा होता है, इसी से लोहा प्राप्त किया जाता है। 19 नंबर क्वेश्चन, मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा कौन है। वह होता है नायलॉन होता है मानव द्वारा निर्मित। यानी कि मानव ने इसका निर्माण इसलिए किया क्योंकि सबसे ही हल्का और सबसे सस्ता रूप में होता है, पाया जाता है। इसे 1931 में ही निर्माण किया गया था। यह पहला पूर्ण रूप से संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा का निर्माण हुआ था, जो कि बहुत सारे कच्चे मालों से प्राप्त हुआ था। यानी कि कच्चे माल से प्राप्त मिलाकर बनाया गया था। एक रासायनिक रूप में ले तैयार किया गया, उस ले को आगे चल करके एक रेशा का रूप धारण कर लिया था। जिसकी विशेषता यह होती है, इसकी विशेषता बहुत ही लचीला होता है, बहुत लचीलापन होता है इसमें। इससे हम लोग पैरासूट बनाते हैं। फिर उसके बाद जैसे में हम लोग बनाते हैं ब्रश में यूज़ करते हैं। अब चलिए लास्ट क्वेश्चन पे 20 नंबर कह रहा है कि गन पाउडर किसका मिश्रण होता है। गन पाउडर जो होता है यह सल्फर, कार्बन और फॉस्फोरस से मिलकर ही प्राप्त किया जा सकता है, जिससे गन पाउडर प्राप्त करते हैं। गन पाउडर एक गोली में भरा जाने वाला होता है, जैसे हम लोग बंदूक में यूज़ करते हैं, जो छोड़ने के बाद किसी इंसान सामने वाले व्यक्ति को गोली मारा जाता है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।